हेलो मेडिकोस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई होप तुम सब बढ़िया होगे। ठीक है, और पढ़ाई तो मैं बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज का जो टॉपिक है वो है आपका जीनोबायोटिक्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जीनोबायोटिक्स क्या होता है। देखो, जीनोबायोटिक्स का मतलब है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, तो वो फॉरेन सब्सटेंस जो होता है वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। ठीक है, ठीक, तो इसी को हम जीनोबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक, या और इसमें जीनो का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब हो गया फॉरेन सब्सटेंस। ठीक, और बायोटिक्स का मतलब होता है रिलेटेड टू लाइफ। ठीक है। सो सबसे पहले देखो, जीनोबायोटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले कि देखो, इसका ये मतलब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जैसे कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आता है, ठीक है, मान लो तुमने कोई ड्रग ली, ठीक है, उस ड्रग वो जो ड्रग है उसे अपना इफेक्ट दिखाना है। ठीक है, सो उसको अपना इफेक्ट दिखाने के लिए ना उसे ड्रग को मेटाबॉलिज्म में गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, ड्रग तुम्हारे लिए क्या है? एक फॉरेन सब्सटेंस है, सिंपल सी बात है, तो वो जीनोबायोटिक्स हो गया। ठीक है, तो उसे अब कुछ मेटाबॉलिज जो होते हैं जीनोबायोटिक्स से उससे गुजरना पड़ता है। तो जैसे ही वो मेटाबॉलिज्म ऑफ जीनोबायोटिक्स के गुजरता है अलग अलग फेज में, तो फिर वो ड्रग है ना अपना इफेक्ट दिखाती है, जिसकी वजह से वो और टारगेट ऑर्गन्स पर जाता है और अपना इफेक्ट दिखाता है ड्रग। ठीक है, तो मतलब यही हो गया कि हम हमारी बॉडी जो होती है, जो देखो, हम दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। एक हो गया आपके हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल और एक होता है हाइड्रोफोबिक। देखो, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल जो होते हैं ना वो आपके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और वो कोई भी मेटाबॉलिज्म विदाउट एनी मेटाबॉलिज्म के मतलब कोई मेटाबॉलिज्म बिना करे हुए भी वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो आसानी से क्रॉस भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, उनके लिए एक ट्रांसपोर्टर चाहिए होता है। बट प्रॉब्लम आती है हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल की। हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो होता है ना वो एक्सक्रीट नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो उसको एक्सक्रीट करने के लिए ना हम उसे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल में, जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, मान लो तुमने कोई ड्रग ली, वो ड्रग मान लो हाइड्रोफोबिक नेचर की है। ठीक है, तो वो अपना इफेक्ट दिखाएगी, तो इफेक्ट दिखाने के बाद फिर वो एक्सक्रीट होती है। तो उसे एक्सक्रीट कराने के लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब तक हम उसे हाइड्रोफिलिक नेचर में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी यूरिन के थ्रू। ठीक है, ठीक, तो इसलिए जीनोबायोटिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, सो जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म इज टू कन्वर्ट सच लाइपोफिलिक का मतलब क्या है? जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, मतलब लिपिड के नेचर के जो होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोफिलिक फॉर्म दैट कैन बी एक्सक्रीटेड। ठीक है, तो जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म का मेन पर्पस यही होता है कि वो लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो एक्सक्रीट हो सकें। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, या तुम देखो, जब तुम फार्माकोलॉजी पढ़ोगे ना सेकंड ईयर में, तो तुम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखोगे जीनोबायोटिक्स के बारे में। मतलब कैसे देखोगे? मतलब मान लो कोई जैसे मान लो कोई ड्रग ली तुमने, ठीक है, वो इनएक्टिव ड्रग है, तो वो जो इनएक्टिव ड्रग है वो जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाएगी, फिर उसे वो एक्टिव किया जाएगा। फिर वो एक्टिव ड्रग आपके टारगेट टिश्यू में ऐड करने के बाद एक्ट करेगी, अपना इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, मान लो कोई तुमने एक्टिव ड्रग ली, पहले से ही एक्टिव ड्रग ले ली। ठीक है, ठीक, तो उसको एक्टिव ड्रग ले ली, ठीक है, तो वो अपना इफेक्ट तो दिखाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उसे मान लो एक्टिव ड्रग है तो हमें उसे और एक्टिव बनाना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना? तो वो उसे जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू गुजरना पड़ेगा। तो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब बॉडी में एंटर करता है तो उसे जीनोबायोटिक्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। ठीक है, ताकि उसे एक्सक्रीट किया जा सके काम करने के बाद। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक, अभी देखो, तुम्हें सब एग्जांपल से समझ आएगा, मैं बताऊंगा। ठीक, देखो, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीनोबायोटिक्स की फेज 1 रिएक्शन कौन सी होती है। देखो, जीनोबायोटिक्स में फेज 1 रिएक्शन में क्या होता है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन आइदर एक्सपोज पोलर ग्रुप इन द जीनोबायोटिक्स और न्यू वंस टू देम टू मेक मोर हाइड्रोफिलिक। इसका मतलब क्या? देखो, सुनो, देखो, जितनी भी देखो, एक बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझो कि जितनी भी आपकी देखो, जीनोबायोटिक्स में 3 फेज होती हैं, फेज 1 रिएक्शन, फेज 2, फेज 3।
तो इन्हीं 3 फेज को मिला के हम क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब ये हो गया कि हम एक कोई मॉलिक्यूल है, हम उसे दूसरे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इसको हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, मतलब वो लाइपोफिलिक था, हमने उसे हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हम फेज 1 रिएक्शन में क्या करते हैं कि कोई भी, जैसे मान लो कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, तो हम अगर उस पर पोलर जो हाइड्रोफोबिक है, उस सिंपल सी बात है उसके पास लिपिड पार्ट भी है और उसके पास पोलर ग्रुप पार्ट भी है। तो हम क्या करें, उस फेज 1 उस हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को हम जो उसका पोलर ग्रुप है उसको एक्सपोज कर दे बाहर। अगर वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाएगा तो सिंपल सी बात है पोलर ग्रुप बाहर आ जाएगा, उसका पोलर ग्रुप बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, वाटर से इंटरेक्ट करेगा, तो मतलब वाटर सॉल्युबल बन सकता है वो, ठीक है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आता है कि आइदर एक्सपोज पोलर ग्रुप इन द जीनोबायोटिक्स, या मान लो कोई हाइड्रोफोबिक है, वो पूरी तरह से हाइड्रोफोबिक है, मतलब लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल है, पूरा लाइपोफिलिक, उसके पास पोलर ग्रुप नहीं है, तो क्या करो तुम उस पर पोलर ग्रुप ऐड कर दो, ठीक है, ताकि वो हाइड्रोफिलिक हो सके और ज़्यादा, ठीक है। तो फेज 1 का काम यही होता है, ठीक है। तो फेज 1 में क्या क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस होती हैं, हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक। फेज 1 में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है वो होती है आपकी हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है, ध्यान रखना। और जो एंजाइम हाइड्रोक्सिलेशन करते हैं वो कौन सी सुपर फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं आपके साइटोक्रोम P450, ठीक है, उनसे बिलोंग करते हैं, ठीक। अब ये साइटोक्रोम P450 क्या होते हैं, ये साइटोक्रोम P450 आपके साइटोक्रोम P450 सुपर फैमिली ऑफ एंजाइम आर हीम प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल न्यूक्लियोटाइड सेल्स ऑफ द बॉडी, हाईएस्ट कंसंट्रेशन आर फाउंड इन लिवर, इंटेस्टाइन, किडनी। मतलब ये हो गया कि साइटोक्रोम P450 सुपर फैमिली आपके उनमें एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि कैसे नेचर के होते हैं, हीम प्रोटीन, मतलब हीम प्रोटीन होते हैं, मतलब उनमें हीम प्रेजेंट होता है ग्रुप, ठीक है, समझ में आया। ये जो होते हैं वो सारे न्यूक्लियोटाइड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और सबसे इनका ज़्यादा अमाउंट जो होता है ना प्रेजेंट, वो आपका लिवर में होता है, फिर उसके ठीक है, फिर उससे फिर इंटेस्टाइन में, फिर किडनी में, ठीक, मतलब सबसे ज़्यादा लिवर में होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके साइटोक्रोम P450 वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हीम प्रोटीन्स होते हैं, जो कि सारे न्यूक्लियोटाइड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब मैं तुम्हें एक रिएक्शन दिखाऊंगा, देखो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेज 1 रिएक्शन में कौन हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल को हाइड्रोफिलिक में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। देखो मान लो ये कोई सबस्ट्रेट है AH, ठीक है, AH है, मतलब ये हाइड्रोफोबिक नेचर का है, ठीक है, कैसा है, हाइड्रोफोबिक नेचर का। तो क्या होता है कि सबसे पहले ये सबस्ट्रेट जो है वो, अब देखो ये साइटोक्रोम P450 है, मैंने बोला हीम प्रोटीन्स होते हैं, है ना, तो इनके पास, इसका मतलब इनके पास आयरन होगा, है ना, हीम ग्रुप आयरन होगा। आयरन कौन सी फॉर्म में होता है, +3। तो क्या होता है, ये सबस्ट्रेट जो होता है AH, वो इस साइटोक्रोम P450 के संग ये जुड़ जाता है, ठीक है, ये जुड़ गया। जैसे ही जुड़ गया तो क्या हुआ, अगले स्टेप में क्या हुआ, इसको जो Fe3+ था इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया। वो इलेक्ट्रॉन किसने दिया, साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज, ठीक है, नाम है इस एंजाइम का, जिस एंजाइम को रिक्वायर होता है FAD और इसको इलेक्ट्रॉन कौन देता है, NADPH। तो NADPH अपना एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज को देता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन अपना किसको देता है, इसको देता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये Fe3+ किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2+ में, रिडक्शन हो गया, ठीक, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, अब हमारी कहानी में आता है ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ ऐड होता है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ ऐड होगा, ये ऑक्सीजन ऐड होगा यहाँ पर Fe3+ के पास, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक, ये हुआ। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद यहाँ से जो अब यहाँ पे साइटोक्रोम P4 रिडक्टेज आएगा दोबारा, ठीक है, दोबारा अपना NADPH अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन अपना ये इसको देगा। अब इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, आपका O2 नेगेटिव, कौन लेगा, O2 नेगेटिव। तो O2 नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 नेगेटिव, ठीक है, ठीक, कन्वर्ट हो गया। अब सुनो,
अब यहाँ पे क्या आएंगे, 2 हाइड्रोजन आयन, ये 2 हाइड्रोजन आयन आएंगे, ठीक। तो इस यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन जुड़ा था वो 2H के संग निकल जाएगा, तो क्या निकल गया, वाटर। अब एक ऑक्सीजन बचा, अब ये एक ऑक्सीजन किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इस AH ग्रुप में। तो देखो ये AOH बन गया, तो देखो इस पर हाइड्रोक्सिलेशन हो गया ना, हो गया। इसका मतलब ये पोलर ग्रुप हो गया। पहले ये क्या था, नॉन पोलर था ना। तो ये फेज 1 रिएक्शन के थ्रू जाकर क्या हो गया, हाइड्रोफिलिक हो गया। अब इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अगर ये टॉक्सिक होगा तो सिंपल सी बात है, इसे एक्सक्रीट कर देंगे। अगर बेनिफिशियल होगा तो अपना इफेक्ट दिखाएगा, फिर इफेक्ट के बाद ये एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक। और ये फिर जैसे ही हो काम हो गया तो क्या बचा, फिर ये P450 Fe3+ अपनी स्टेट में आ गया, ठीक। तो ये है पूरा तुम्हारा फेज 1 रिएक्शन, ठीक। तो याद रखना इसको अच्छी तरह, ठीक है। अब देखो कुछ अदर फेज 1 रिएक्शन भी होती हैं, ठीक है। देखो मेन फेज रिएक्शन मैंने तुम्हें बता दी, जो तुम्हें पेपर में लिखनी है, जरूर लिखनी है, ठीक है। समझ में आया, ऐसे बना दोगे पूरा फेज 1 पूरा लिख देना ये, ठीक है। और शुरू करो तो ये भी लिख सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। अपनी भाषा में लिख लेना, जैसे भी लिखना हो, जरूर नहीं है ये नोट्स ही छापो, जैसे मैंने समझाया वैसे तुम लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ और अदर फेज रिएक्शन भी होती हैं, ठीक है। जैसे एक मतलब फेज 1 रिएक्शन आपके जैसे आपका फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेज लाइक CYP एंजाइम। देखो मैंने बोला कि जो CYP एंजाइम होते हैं, ये वाले CYP एंजाइम, ठीक है, ये फेज 1 रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं, ठीक। अब इनके जैसे एक और एंजाइम होते हैं जिनका नाम होता है फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेज, ठीक है। मोनो ऑक्सीजन का मतलब हो गया कि ये एक ऑक्सीजन एटम ऐड करते हैं, है ना। ऐसे ही CYP एंजाइम कर रहे हैं ना, CYP एंजाइम क्या कर रहे हैं, एक ऑक्सीजन एटम ऐड कर रहे हैं ना, देख लो एक ही तो ऐड किया है ना। तो इसलिए इनको CYP को क्या बोलते हैं, CYP मोनो ऑक्सीजनेज भी बोलते हैं, ठीक। तो कुछ रिएक्शन क्या होती है, जो फ्लेविन कंटेनिंग मोनो ऑक्सीजनेज होता है वो भी रिएक्शन आपकी CYP एंजाइम जैसी रिएक्शन भी दिखाता है, ठीक है। मतलब इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये CYP की तरह जो रिएक्शन करते हैं, ये भी वही अलग रिएक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन वो तुम्हें रिएक्शन याद नहीं करनी है, ठीक है, वो बहुत बड़ी रिएक्शन है, ठीक। बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि और ज़रूरी नहीं है CYP एंजाइम ही आपके फेज 1 में काम करें, और भी एंजाइम होते हैं CYP जैसे जो कि वैसे ही काम करते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक को हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना, या हाइड्रोफिलिक है या उसे और हाइड्रोफिलिक बनाना, ठीक है। तो वो भी यही काम करते हैं, फ्लेविन कंटेनिंग मोनोऑक्सीजनेज। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है। देखो वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ मोनोऑक्सीजनेज और CYP एंजाइम इज द फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड। एपॉक्साइड आर हाईली रिएक्टिव एंड फॉर्म DNA एंड प्रोटीन एडक्ट रिजल्टिंग कार्सिनोजेनेसिस। तुम्हें इसका मतलब समझ नहीं आया होगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है बेंजोपाइरिन, ये आपके टबैको स्मोक में पाया जाता है, ठीक। जब कोई भी इंसान टबैको खाता है या स्मोक करता है तो ये कंपाउंड उसमें प्रेजेंट होता है, बेंजोपाइरिन। अब ये हमारे लिए हार्मफुल है, सिंपल सी बात है, फॉरेन सब्सटेंस हो गया। अब ये क्या जाएगा, ये फेज 1 रिएक्शन में जाता है, ठीक है। फेज 1 रिएक्शन में जैसे ही जाएगा तो क्या बनाता है, बेंजोपाइरिन डायोल एपॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, बेंजोपाइरिन डायोल एपॉक्साइड। अब सुनो, मैंने अभी ऊपर क्या बोला, वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ मोनो ऑक्सीजनेशन CYP एंजाइम इज द फॉर्मेशन ऑफ एपॉक्साइड। मतलब CYP जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, वो आपके क्या फॉर्म करते हैं, वो आपके क्या फॉर्म करवाते हैं, एपॉक्साइड का फॉर्मेशन। कैसे करवाया, देखो ऐसे, बेंजोपाइरिन था, उस पर फेज 1 रिएक्शन मतलब CYP एंजाइम ने एक्ट किया तो उससे क्या बन गया, बेंजोपाइरिन डायोल एपॉक्साइड बन गया, विच फॉर्म एडक्ट विद डीऑक्सीग्वानिन इन DNA। जो DNA में डीऑक्सीग्वानिन है वो इसके संग जाके, जो बेंजोपाइरिन डायोल एपॉक्साइड है वो डीऑक्सीग्वानिन के संग जाके जुड़ जाएगा। जैसे ही वो जुड़ जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे म्यूटेशन हो जाएगा। जैसे ही म्यूटेशन हो जाएगा तो उससे क्या होगा, लंग कैंसर होगा, मतलब इंक्रीज रिस्क ऑफ लंग कैंसर बढ़ जाएगा। तो इस एपॉक्साइड को हटाने के लिए, ठीक है, इस एपॉक्साइड को हटाने के लिए आपके कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, ठीक है, जिनका नाम है एपॉक्साइड हाइड्रोलेज। तो ये क्या करते हैं, टू कैटाबोलाइज दीज एपॉक्साइड, ये वाले एपॉक्साइड जो फॉर्म हुए हैं इनको ये कैटाबोलाइज करते हैं, मतलब तोड़ते हैं,
ठीक है, किसके द्वारा, एपॉक्साइड हाइड्रोलेज, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर ये टूट जाएंगे तो ये डीएनए के संग एडक्ट नहीं बना पाएंगे। एडक्ट का मतलब होता है उसके संग जुड़ना, ठीक है, तो उसके संग नहीं जुड़ पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके जो इफेक्ट होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, इतना समझ आया। तो मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि फेज 1 रिएक्शन में और भी अदर एंजाइम्स होते हैं जो काम करते हैं, जैसे फ्लेविन कंटेनिंग मोनोऑक्सीजिनेज, ठीक, और कौन सा हो गया, एपॉक्साइड हाइड्रोलेजेस। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक, तो यही था तुम्हारा ज़ीनोबायोटिक्स फेज 1 रिएक्शन। आई होप तुम्हें ये समझ आया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, सो तब तक के लिए मिलते हैं। ठीक, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। ठीक, सो थैंक यू।